1861 के अधिनियम में हुआ था। 1861 के अधिनियम में कम से कम 6 थे, तो इसमें कम से कम 10 सदस्य केंद्रीय विधान परिषद में चुने जा सकते हैं और अधिकतम 16 सदस्यों का प्रावधान इसमें किया गया। अधिकतम 16 सदस्य प्रावधान किया गया और इसी अधिकतम 16 सदस्य चुने जा सकते हैं। कम से कम 10 और अधिकतम 16 सदस्य। 1892 का अधिनियम यह अधिकार देता है कि इतने सदस्यों को आप चुन सकते हैं और इसी अधिनियम में परिषद में सदस्यों को परोक्ष निर्वाचन की भी शुरुआत करने का अधिकार देता है। 1892 परोक्ष निर्वाचन। चल दोस्तों, आइए देखते हैं आज का अगला टॉपिक। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज का टॉपिक है, जैसे कि अभी तक कल का टॉपिक पिछले टॉपिक देखते हुए इसी टॉपिक के आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है 1892 का अधिनियम। देख रहे होंगे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1902 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, दो अधिनियमों को पढ़ने वाले हैं। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1902 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, इन दोनों को पढ़ेंगे। थोड़ी सी पीछे चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी पीछे करें तो देखें तो अभी से हमने जो देखा है, जो इसके पहले देखा था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या हुआ, जस्ट उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, दोनों परिषद अधिनियम में क्या अंतर है उसको देखेंगे। दोनों परिषद, पहले परिषद अधिनियम में क्या हुआ, दूसरे परिषद अधिनियम में क्या हुआ, ये सारी चीजों को आज कवरेज करने वाले हैं। पहले परिषद अधिनियम में जैसे देखते हैं कि पहले परिषद अधिनियम में वायसराय को केंद्रीय विधान परिषद में वीटो का भी अधिकार प्रदान किया गया था। वीटो का भी अधिकार प्रदान किया गया था और वायसराय के सदस्यों की, वायसराय में केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था और गठन में से कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्यों का प्रावधान था। 12 सदस्यों का प्रावधान था। उनमें से ही 3 भारतीयों को भी चुना गया था, जिनमें से एक थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव 3 व्यक्ति थे, उनको भी शामिल किया गया था केंद्रीय विधान परिषद में। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज देखने वाले 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए देखते हैं 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या कहता है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम कहता है कि जो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था, उसी केंद्रीय विधान परिषद के गठन का विस्तार किया जाता है और बढ़ाया जाता है। क्योंकि आपको बता दूं कि जब 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था, तब से ब्रिटिश सरकार को लगने लगा था कि अब जो अपनी शक्तियां हैं उनको भारत में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि और किसी न किसी भारतीय को अपने पक्ष में करना चाहिए, जिससे हम अपने मकसदों में कामयाब हो सके, अपना मकसद पूरा कर सके, अपने सरकार को अच्छे से चला सकें। क्योंकि भारतीयों को अगर शामिल करेंगे तो जो भारतीय हैं वो बोलेंगे नहीं और हमें काम करने देंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे भारतीयों को शामिल किया जा रहा है और भारतीय जो शामिल हो रहे हैं वो अपने अपने अधिकारों की भी बात करते हैं। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में देखा था कि केंद्रीय विधान परिषद जो थी उसका विस्तार किया जाता है और उसमें से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्यों का प्रावधान होता है। कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्यों का प्रावधान होता है, जिनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का होता है। कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष का रखा जाता है। उसी क्रम में आज के 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम को अधिकतम कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम 16 सदस्यों का प्रावधान बढ़ा के कर दिया जाता है। इस अधिनियम में सिर्फ इतना किया जाता है, उसी को आगे बढ़ाया जाता है। उसमें जो 6 था, कम से कम 6 और इसमें अधिकतम 16, उसमें अधिकतम 12, तो इसमें कम से कम 10 और इसमें अधिकतम 16 कर दिया जाता। कार्यकाल वही है। इस अधिनियम में सदस्यों को परोक्ष निर्वाचन की शुरुआत की जाती है। इस 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में परिषद में जो सदस्य उनको परोक्ष निर्वाचन की शुरुआत की जाती है। परोक्ष निर्वाचन कहें तो यानी कि जनता के द्वारा न चुन करके जो ब्रिटिश सरकार है वही चुनेगी, वही होता है परोक्ष निर्वाचन। उन्हीं के द्वारा परोक्ष निर्वाचन की भी शुरुआत होती है। पहली बार है परिषद में नियमों के अधीन, पहली बार इस 1892 के अधिनियम में, परिषद के अधिनियम में पहली बार नियमों के अधीन प्रश्न पूछने, बजट के प्रावधानों पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया, जो कि ऐसा 1861 के अधिनियम में नहीं था। 1861 के अधिनियम में यह कुछ नहीं होता और
पूरक प्रश्न, बजट पर मतदान और कोई संशोधन प्रस्तुति नाम का कोई अधिकार नहीं दिया जाता। आप इस पे प्रश्न तो पूछ सकते हैं, पर प्रश्न के बजाय दूसरा प्रश्न के बजाय पूरा उस प्रश्न का पूरक प्रश्न यानी कि उल्टा प्रश्न आप इस अधिनियम पे नहीं पूछ सकते। ये अभिशक्ति आपको नहीं दी जाती केंद्रीय विधान परिषद में। बजट पर मतदान की शक्ति नहीं दी जाती है, आपको मतदान नहीं कर सकते। बजट के प्रावधानों पर बहस तो कर सकते हैं, पर बजट पे आप मत देने का अधिकार नहीं रखते हैं। और एक कोई भी संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते। इन पे अगर आप चाहें कि कोई भी किसी प्रकार का हम संशोधन करा ले, प्रस्तुत करें, तो ऐसा भी कोई अधिकार 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में भारतीय परिषद अधिनियम नहीं प्रदान करता है। इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद को बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का भी प्रदान किया जाता है। वायसराय की शक्तियों का भी प्रदान किया जाता है। जो बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन होते हैं, उनके लिए वायसराय की शक्तियों को भी प्रावधान होता है कि आप वायसराय की शक्तियों के द्वारा इनको नामांकित कर सकते हैं। और इसी तरह और 1892 के अधिनियम में ही प्रांतीय विधान परिषद के गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की भी शक्ति प्रदान की जाती है। केंद्रीय नियुक्ति की भी शक्ति प्रदान की जाती है। दोनों परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के चुनाव की समिति का प्रावधान किया जाता है। दोनों समिति या तो केंद्रीय विधान परिषद हो या प्रांतीय विधान परिषद हो। केंद्रीय विधान परिषद या प्रांतीय विधान परिषद, दोनों परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की चुनाव की समिति का गठन भी किया जाता है। 1892 का अधिनियम ये कहता है। 1892 का नियम कहता है कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा गया है। यानी कि उनको चुनाव नहीं कहेंगे, जो निश्चित निकायों की सिफारिश थी उनके सिफारिश पर किए जाने वाले जो मत वो चुनाव हुआ था, उनको चुनाव नहीं, नाम ना देकर उनको नामांकन की प्रक्रिया कही गई। तो इस प्रकार से भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में वही जो 18 परोक्ष निर्वाचन चिन्ह की भी शुरुआत 1892 के अधिनियम के तहत होती है। इसी अधिनियम में पहली बार नियमों के अधीन, यानी कि नियमों के अंदर रह के जो नियम बनाए गए, उन नियमों के अंदर रहकर परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में प्रश्न पूछने और बजट के प्रावधानों पर बहस करने का अधिकार भी दिया जाता है। प्रश्न पूछने, बजट के बहस का अधिकार भी दिया जाता है। अधिकार भी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आपको प्रदान करता है। इसी और लेकिन आप इनके अंतर्गत ये जो प्रश्न पूछते हैं आप, तो इनके अंतर्गत पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। आप पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, नहीं पूछ सकते। यह शक्ति यह अधिनियम नहीं प्रदान करता। पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। बजट पर मतदान भी नहीं कर सकते और बजट पर मतदान भी नहीं करते, और साथ ही साथ संशोधन प्रस्तुति अधिकार भी नहीं दायर कर सकते। इसमें संशोधन प्रस्तुति अधिकार भी नहीं मांग सकते। यह अधिकार आपको 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम नहीं देता है। ठीक है। उसके बाद इसी अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन, गैर सरकारी जो होते हैं बंगाल चैंबर्स कॉमर्स, बंगाल चैंबर्स
कॉमर्स, बंगाल चैम्बर्स कॉमर्स से में जो गैर सरकारी सदस्य है, सदस्यों, गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय को शक्ति प्रदान की जाती है। वायसराय को शक्ति प्रदान की जाती है। ओके, उसी वायसराय को शक्ति प्रदान की जाती है। इसी प्रांतीय विधान परिषद में प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को, जो प्रांतीय विधान परिषद होती है, गवर्नर को कुछ जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ बंगाल कॉमर्स, जिला परिषद, व्यापार संघ, नगर पालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, नगर पालिका, जमींदारों, तथा बंगाल चैम्बर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। नियुक्ति की भी शक्ति मिलती है। की शक्ति होती है। दोनों परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के चुनाव के लिए समिति का भी प्रावधान किया जाता है। दोनों परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति